हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो कौन सा है, चैप्टर 2। और आज हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, मतलब पूरा ग्लोब को समझेंगे और अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, उनको समझेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जो हमारा पहला चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में पृथ्वी को कवर किया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग चैप्टर 2, आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 2, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका शॉर्ट नोट चाहिए तो आप हमारा द लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका शॉर्ट नोट्स मेरा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है ग्लोब एवं देशांतर। देखिए, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यानी आज हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे, आज पूरी तरीके से ग्लोब को ही समझेंगे। ठीक है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। मतलब आप देखेंगे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये आपको एकदम अभी गोल दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये एक्चुअल तरीके से रियल में ये गोल नहीं है। थोड़ा सा उत्तर और दक्षिण, आप यहाँ इसको उत्तर कहते हैं, ये वाला हिस्सा उत्तर और ये दक्षिण। अगर हम दिशा की बात करें तो ऊपर जो होता है उसको हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं साउथ। ठीक है ना, और जो इधर होता है उसको कहते हैं ईस्ट, और इधर वाले को क्या कहते हैं, वेस्ट। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी आप देखेंगे यहाँ पास, तो ये हिस्सा जो है आपका नॉर्थ कहलाएगा और ये हिस्सा जो है साउथ कहलाएगा। तो ये कुछ ऐसे है, यानी कि थोड़ा सा चपटी हुई आपको यहाँ पास और यहाँ पास दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास बोल रहा है यह उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मध्य में आपको उभरी हुई दिखाई देगी, और ये अभी ग्लोब में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, अभी आगे आपको और भी पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। आपके पास ग्लोब, आप तो सबसे पहले अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक ग्लोब होना चाहिए, आपके पास एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए, आपके पास एक इंडिया का मैप होना चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास ग्लोब है वो अपने पास रख ले, क्योंकि आज हम लोग पूरी तरीके से ग्लोब का अध्ययन करने वाले हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब पूरा पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है हमारा ग्लोब, जिसमें हम लोग अपनी पूरी पृथ्वी को देखते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, बड़े बड़े ग्लोब्स भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ग्लोब्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले ही नहीं जाया जा सकता। और कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं, जिनमें हवा भी भरी जा सकती है। ठीक है, एवं आसानी से उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे आप देखिए कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है, उस तरीके से यह स्थिर आपको नहीं मिलेगा कि एक जगह रख दी और वो आपको वो स्थिर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो और एक बात और बता दी, जो ग्लोब है ना, और ग्लोब पर जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो वो उस पर एक काल्पनिक देश है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए इधर पूर्व में है और यहाँ जो है आप पश्चिम में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप ग्लोब से सिर्फ अपने ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं इसके ऊपर, जिसके माध्यम से आप जो है सिर्फ अपनी दिशा ज्ञान
देख के कौन सा देश कहाँ है उसका पता कर सकते हैं। तो जो ग्लोब होता है वह जो है स्थिर नहीं होता है, उसे किसी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है, जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया भी जा सकता है। ठीक है ना। ग्लोब पर हम लोग महाद्वीप, महासागर का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन जो है करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता है। अब इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। आप देखेंगे कि कोई सुई ग्लोब में झुकी हुई है, मतलब जो ग्लोब है आप देखेंगे, ये जो आपको सुई दिखाई दे रही है ना, ये आपको इधर झुकी हुई दिखाई देगी। ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको थोड़ा झुका हुआ दिख रहा है ना। तो पृथ्वी के समान मतलब आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में दिखाई होती है, जिसको हम अक्ष कहते हैं। ये जो है ना आप एक्सिस कहा जाता है, ये दोनों हिस्सों को एक्सिस या अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदुओं जिनसे होकर ये सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। तो ये इसका ये हिस्सा जो हो गया ना, इधर वाला हो गया नॉर्थ और इधर वाला क्या हो गया, इधर वाला हो गया साउथ। ठीक है ना। उधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर जो है साउथ हो जाएगा। और इसके जस्ट अगर देखें तो इधर वाला सेक्शन जो है पश्चिम हो जाएगा और इधर वाला जो है पूर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्लोब में दिशा का पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए फिर से समझाते हैं हम। आपको ये सुई दिखाई दे रही होगी यहाँ पास और ये यहाँ पास। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का इधर वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा आपका हो जाएगा पश्चिम और इधर वाला पूर्व। इस तरीके से आपकी पृथ्वी जो है झुकी हुई दिखाई देगी। ठीक है ना। कैसे दिखाई देगी, झुकी हुई दिखाई देगी, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में एक ऐसी कोई सुई नहीं। अब आप देखें कि पृथ्वी पर आपको ऐसी सुई दिखाई देगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी सुई आपको पृथ्वी पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक काल्पनिक ग्लोब है, जिसमें हम है रियल ग्लोब, लेकिन उसमें सिर्फ काल्पनिक रूप से सभी देशों को दर्शाया गया है उसकी स्थिति का पता करने के लिए। ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपको ग्लोब पर ही ये अक्ष दिखाई देंगे, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि ये जो है घूम सके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा गोल 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 इसी के अंदर घूमता रहे। तो इसीलिए आपको ये सिर्फ ग्लोब पर दिखाई देगी। यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना, काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम लोग आगे समझते हैं। उससे पहले इस हिस्से को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक बड़ा सा गोला आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दे। ठीक है ना। यह सलाई ग्लोब पर सुई, ये बच्चों के लिए है कि जैसे बच्चों को अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उनको एक्सपेरिमेंट कराने के लिए आलू ले ले। ठीक है। उस पर ऐसे सुई लगा दे आप दोनों तरफ। एक अब आप आलू या गेंद को उसके अक्ष पर दाएं से बाएं ऐसे 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 घुमा सकते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों को समझाने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमने ग्लोब को समझा कि ये जो है जितनी भी रेखाएं होती है इस पर एक काल्पनिक रेखाएं होती है। रियल में आपको पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या है, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब जैसे कि हमने बताया कि आपको एक काल्पनिक रेखा मतलब सुई के साथ साथ यानी अक्ष के साथ साथ आपको अन्य काल्पनिक रेखाएं भी देखने को मिलेंगी जो दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो देखिए समझिएगा क्या बोल रहा है। अब हम लोग समझते हैं विषुवत रेखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी पर ग्लोब पर आपको दो ही रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देंगी। कौन कौन सी? तो एक है आपकी ये विषुवत रेखा और दूसरी है आपकी अक्षांश रेखा और अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है ना। तो देखिए इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। मतलब जो दो बराबर भागों में बांटती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको विषुवत रेखा। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आगे भाग में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अभी समझाते हैं अच्छे से। ठीक है। ये दोनों बराबर भागों में आधे भाग हो जाते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु माना जाता है। इस वृत्त से ध्रुव तक
स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को अंश में मापा जा सकता है, समझिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसके लिए हमें स्पेस चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। देखिए इसने बोला विषुवत रेखा। अब मान लीजिए ये जो है आपका पूरा ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है। सपोज दैट आपको ग्लोब ऐसे दिखाई देगा, इस तरीके से घूमता हुआ। तो लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका ग्लोब ऐसा है, यानी ग्लोब ऐसा है। अब आपको कुछ ऐसी रेखाएं देखने को मिलेंगी बीच में, एकदम मध्य में, ठीक है ना, ऐसे। इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इतने सारे नाम है इसके, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है क्योंकि ये 0 डिग्री होता है। अब जस्ट इसके समानांतर आपको ऐसी ऐसी रेखाएं देखने को मिलेंगी ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं हैं जो 0 डिग्री इक्वेटर के समानांतर ऐसी रेखाएं देखने को मिलेंगी। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और ये बढ़ती जाएंगी 1 2 3 4 पूरा ये ऊपर 90 तक जाती हैं, ठीक है। और ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो ये जो सबसे पहले तो समझ लीजिए, ये जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का जो ये 0 डिग्री है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको ये समानांतर रेखाएं भी देखने को मिलेंगी 0 से लेकर के 90 तक। तो ये 0 डिग्री जो होता है इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको नीचे भी अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी, ऐसे होते जाएंगी, जिसको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहाँ भी 0 से लेकर के 90 तक जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी 90 तक, 0 से 90 तक, 0 से 90 तक, और नीचे भी 0 से 90 तक, यानी कितना हुआ? 90 90 180, और प्लस एक ये 0 डिग्री वाला। तो टोटल पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? टोटल पृथ्वी पर 181, कितनी? 181 अक्षांश रेखाएं स्थित है पृथ्वी पर, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको हम भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी के जस्ट समानांतर जो लाइन खींची गई हैं उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण बीच की रेखा होती है 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री, ठीक है ना। 23.5 डिग्री ये जो रेखा होगी आपको बीच में देखने को मिलेंगी। 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कहते हैं हमारी कौन सी? कर्क रेखा। और नीचे एक और होती है 23.5 डिग्री, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तो ये आपका हो गया पूरा विषुवत रेखा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में, विषुवत रेखा ये है, इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा आपका ये हो गया। इसका काम क्या होता है? हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो हमने आपको समझाया है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा हो गया 0 डिग्री, और जस्ट इसी के ऊपर जो रेखाएं हैं समानांतर रूप से, उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और दक्षिण की तरफ भी, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, यानी जो 0 डिग्री होता है ये हमारा विषुवत इक्वेटर को दर्शाता है। चूंकि वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 भाग है। 1/4 मतलब यहाँ से लेकर आप ऊपर की तरफ जाएंगे उत्तर की तरफ, और इधर दक्षिण की तरफ, तो ये ध्रुव है। ऊपर वाला जो है नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, यानी ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो इनकी जो दूरी है वो इस तरीके से 1/4 हो जाती है इक्वेटर से। अतः इसका होगा टोटल, इसका टोटल कोई भी गोल चीज़ कितना होता है? 360, उसका वृत्त 360। तो इसका भी अंश कितना हो जाएगा? 360, यानी 1/4, यानी 90 अंश। 0 से ऊपर तक आप जाएंगे तो 90, और नीचे भी जाएंगे तो 90
अक्षांश रेखाएं इस पर देखने को मिलेंगी। इसलिए मैंने बताया टोटल 0 को मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसको भी समझिए अच्छे से। जैसे आपका ये ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया, जस्ट इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 ऊपर और ये 90 नीचे अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी। तो जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, जो 90 डिग्री को दर्शाता है, और इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश या अंश। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इस प्रकार विश्ववृत्त मतलब इक्वेटर, बीच वाला हिस्सा। तो इस प्रकार विश्ववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है तथा विश्ववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। जो इक्वेटर के उत्तर में है तो उसको उत्तरी अक्षांश, जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जब हम लोग ऊपर की लाइंस को लिखते हैं तो बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा और नीचे वाली लाइंस को लिखते हैं तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो हॉरिजेंटो दोनों एक ही 20वें अक्षांश पर स्थित है। सपोज दैट, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि ये आपका अक्षांश है। ठीक है, ये आपका अक्षांश है और मान लीजिए हम लोग 20वां डिग्री जो अक्षांश है 20वां डिग्री अक्षांश रेखाओं पे चलते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने बोला कि हमारे भारत में जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, मतलब यहाँ पे भारत है तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर, ठीक है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में एक जगह है जिसको बोलते हैं बेलो हॉरिजेंटो। ठीक है, बेलो हॉरिजेंटो यहाँ पास है और ये दोनों एक ही अक्षांश पर है जिसको हम क्या बोलेंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो भारत का महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ये ब्राज़ील का बेलो हॉरिजेंटो दोनों एक ही स्थान पर हैं जो कि 20वें अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजेंटो 20 उत्तर के दक्षिण में। अच्छा एक सेकेंड, ये जो है ना आपको ये दक्षिणी, ये जो बेलो हॉरिजेंटो है ये आपको दक्षिण में मिलेगा एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि ये इसने ये बोला है कि ये दक्षिण में है, यानी यहाँ पे तो नॉर्थ अमेरिका आ गया तो यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पास यहाँ है दोनों 20वां दोनों, लेकिन हमारा जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वह 20 अक्षांश उत्तर में है। ठीक है ना, यानी उत्तरी अक्षांश जो 20वें नंबर की वहाँ पर है और ये दक्षिणी अक्षांश पर है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील का जो दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पर 20 डिग्री, लेकिन है ये 20वां अक्षांश। तो कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए लिखेंगे कि उत्तर और ये दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चंद्रपुर 20वां उत्तरी अक्षांश पर और तथा बेलो हॉरिजेंटो 20वां दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार भी घटता चला जाता है। आप देखिए, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा ग्लोब है, तो ये जो ग्लोब है ना, ये आप जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर की तरफ तो इसकी अक्षांश रेखाएं ऐसे 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 घटती जा रही ना, घटती जा रही हैं, और नीचे की तरफ भी आप जाएंगे तो ये जो है घटती चली जाएंगी, एकदम छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी कोई डाउट रहे या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इस चित्र की बात कर रहा था। आप देखिए ये जो 20 डिग्री आपको दिख रहा है यहाँ पास, ये 20 डिग्री, तो ये जो 20 डिग्री है इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, जहाँ पर आपको यहाँ पास महाराष्ट्र का चंद्रपुर मिलेगा। ठीक है, और ये आप देखेंगे तो ये वाला जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जहाँ पास आपको क्या मिलेगा, अमेरिका का बेलो हॉरिजेंटो। ठीक है ना, बेलो हॉरिजेंटो यहाँ पास, और यहाँ पास हमारा 20 डिग्री पर यहाँ, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पास हमारा इंडिया का चंद्रपुर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा विषुवत रेखा है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब पूरा है 21, 22, 23, ये थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। 40 डिग्री और ये 60 डिग्री, 80 डिग्री और ये पूरा पूरा 90, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये कैसे मापा जाता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ना, तो यहाँ से कोण मतलब 20 से कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए ये सपोज दैट 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। 30 डिग्री का ये कोण बन गया, तो यहाँ से यानी यहाँ से जो लाइंस खींची जाएगी वो आपकी 30 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। अब मान लीजिए ये सपोज दैट 40 डिग्री का बन गया, तो यहाँ 40 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये जो है बनाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। उससे पहले आप देख लीजिए महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं जो हैं क्या होती है, ठीक है। विषुवत रेखा हम इसको 0 डिग्री बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव को हम यहाँ पे 90 डिग्री कहा जाता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और तथा दक्षिण को दक्षिणी डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोनों 90-90 होता है, दोनों 90 होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो ऊपर वाला है इसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसके टोटल 4 महत्वपूर्ण अक्षांश है जो समानांतर रेखाओं पर हैं, ठीक है। समानांतर रेखाओं पर पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम को समझेंगे। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में आपको कर्क रेखा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दोनों 23.5 डिग्री पर है। तीसरा विषुवत रेखा जो 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त पर है। विषुवत वृत्त एक विषुवत वृत्त बनाता है जो उत्तर में ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री जो है वहाँ पर बनेगा, यानी जैसे आपका ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये इक्वेटर है, तो यहाँ पास ऐसे एक वृत्त बनता है जिसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त, जो 66/2 यानी 66.5 डिग्री पर बनेगा। ऐसे दक्षिण में भी, ठीक है, 66.5 डिग्री पर बनेगा। बस इसका नाम में उत्तर दक्षिण चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं उत्तरी विषुवत वृत्त, ठीक है, ध्रुव वृत्त, और इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, दोनों 66.5 डिग्री पर। तो ये 4 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिसको हम लोग डायग्राम में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि दूसरा क्या था, हमारी कर्क और मकर। आपने कहा था 23.5 डिग्री पर होती हैं कर्क और मकर रेखाएं, ठीक है। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और ये होती है हमारी मकर रेखाएं, ये 2 लाइन्स, ठीक है। 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। उसके साथ ही आपको ये 2 लाइन आपको समझ आ गया। तीसरी लाइन आपको यहाँ पास है उत्तरी शीत कट में, मतलब किसी को बोलते हैं उत्तरी 66.5 डिग्री अक्षांश या उत्तरी ध्रुववृत्त इसको कहते हैं। क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुववृत्त, जो कहाँ पास होता है 66.5 डिग्री पर होता है, ठीक है। और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुववृत्त जो 66.5 डिग्री। ये चार लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर को अगर छोड़ दे, इन्होंने क्या बोला है कि जो इक्वेटर है इसके 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं इक्वेटर के समानांतर आपको दिखाई देंगी। सबसे पहला आपका कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मौसम को भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, जो इसके बीच में कुछ और हिस्सा दिया हुआ है। आगे पहले चलते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध को देखते हैं, ठीक है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। मतलब चाहे वो कर्क रेखा हो मकर रेखा हो, दिन में एक बार जो सूर्य है वह हमारे सर के ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद, मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा में एक ऐसा समय होता है कि दिन में एक बार हमारे सर पे सूरज होता है, जिससे हमारी परछाई भी दिखाई देती है, ठीक है। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य किसी भी सिर के ऊपर नहीं होता। मतलब ऐसा है कि कर्क, और अगर सूर्य कर्क रेखा पे है तो ऊपर रहेगा, मकर रेखा पे है तो यह जो है ऊपर रहेगा, सिर के ऊपर। लेकिन अगर अक्षांश रेखा के नीचे उसकी रोशनी जाएगी तो नहीं रहेगा,
ठीक है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये सन है और सन की जो लाइट, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो सन होता है ना, उसकी जो प्रकाश है, उसका जो प्रकाश, मान लीजिए पृथ्वी है, उसका प्रकाश ऐसे पड़ता है, ऐसे पड़ता है, मतलब कि बीच में ही रहता है, ठीक है। उसका प्रकाश बाहर नहीं रहता या ऊपर, इसलिए ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में आपको पता है 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन होते हैं, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है। तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच में ही हमारा सूर्य की किरणें रहती हैं। अब आगे देखिए, तो कर्क मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मतलब ये जो कर्क है और मकर है, ठीक है, यहाँ पर ही सूर्य की रोशनी पहुँचती है, तो इसके ऊपर का जो ये उत्तरी वृत्त था, दक्षिणी, यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा इनके बीच, और यहाँ तो बर्फ जमा हुआ रहता है एकदम साउथ पोल नॉर्थ पोल पे, ठीक है। इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, अब आप ग्लोब में समझिए। आप देखिए क्या बोला गया था अभी, ये बोला गया कि जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में जो हमारी कर्क रेखा है और ये दक्षिण, तो इन्हीं के बीच जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है एग्जैक्टली। और दिन में 2 बार सूर्य जो है सर के ऊपर रहता है, एक कर्क रेखा पर जब जाता है और एक मकर रेखा पर, यानी जब सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, ठीक है। और ये जो आप उत्तरी मतलब उत्तर ध्रुवित और दक्षिण ध्रुवित देख रहे हैं ना, इनके बीच जो टेम्परेचर है नॉर्मल होगा, इनके बीच टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठीक है। बट जो ये हिसाब देख रहे हैं 66 के ऊपर वाला, ये जो हिसाब देख रहे हैं पूरा पूरा, ये पूरा हिस्सा बर्फ से जमा हुआ रहता है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है। इसीलिए यहाँ 6 महीने के दिन, यहाँ 6 महीने की रातें, अगर यहाँ 6 महीने की दिन है तो यहाँ 6 महीने की रातें होती हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, यानी जो उत्तरी ध्रुवित का और कर्क रेखा का जो, जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल मध्यम में रहता है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे ही मकर रेखा, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, और ऐसे ही मकर रेखा और ध्रुववृत्त के मध्य जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ये विषुवत रेखा को कहेंगे, मतलब कर्क और विषुवत रेखा के बीच का जो इलाका होता है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र को कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब जो ये यहाँ से यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे शीत कटिबंधीय, जहाँ बर्फ जमा हुआ रहता है, इसको बोलेंगे उत्तरी शीत कटिबंधीय, और इसको बोलेंगे दक्षिणी शीत कटिबंधीय। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, जो यहाँ से यहाँ तक का होता है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पे पड़ती है, ठीक है। फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के मध्य में जो होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो बचा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय, ठीक है। ऐसे नीचे भी ये आपका उष्ण कटिबंधीय हो गया, नीचे जाएंगे तो आपको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय और ये दक्षिणी शीत कटिबंधीय, ठीक है। तो जो उष्ण कटिबंधीय है ये इक्वेटर, मकर और कर्क रेखा के बीच में ही रहता है। फिर कर्क रेखा से शीत मतलब उत्तरी ध्रुवित के जो बीच की लाइंस होती है उसको शीत कटिबंधीय कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जिस तरीके से देखिए, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्रकाश जाएगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो कम जाएगा। तो जब पृथ्वी का ये वाला पार्ट है, यानी अगर सूर्य की रोशनी इतने में पड़े इनके बीच में, तो ये सीधी रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा तिरछी तिरछी जाएगी, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पहुँच ही नहीं पाती है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। किसी कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमने ये जो पूरा पैराग्राफ है उसको हम लोगों ने समझ लिया, किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से, ठीक है।
अब कर्क तथा मकर रेखा की वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई जो अभी हमने समझाया आपको। कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ठीक है, ध्रुव की तरफ से सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। मतलब ये कर्क और मकर रेखा एक्चुअल में जो आपकी सनलाइट है एकदम सीधी जाएगी इनके बीच, और यहाँ जो इधर है ना वो तिरछी जाती है। तिरछी यानी जैसे ये टॉर्च दे रहा है तो उतनी लाइट नहीं पड़ती, इसलिए टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल में तो पहुँच ही नहीं पाती है। ठीक है, और इसीलिए उत्तरी ध्रुववृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। अब इधर टेढ़ी अगर सूर्य की रोशनी जा रही है तो यहाँ का टेम्परेचर लो रहेगा, जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी मैप के अकॉर्डिंग समझा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की क्षितिज रेखा ऊपर जा ही नहीं सकती। कौन सा इलाका, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है इतने में रहती है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं कौन सा इलाका, शीत कटिबंधीय वाला इलाका, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो आप वाइट कलर में देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा बहुत ठंड रहती है, पूरा का पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पूरा अक्षांश रेखा हो। ठीक है, ये हमने अभी तक अक्षांश रेखाओं को समझा। अब हम लोग देशांतर रेखाओं को समझेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, ऐसा थोड़ी कि पढ़ के ख़त्म करना है, समझना भी तो जरूरी है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं देशांतर क्या है। अक्षांश रेखाएं आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो नीचे कमेंट में बताइएगा। किसी स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, मतलब 20वें डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली कौन सी रेखा है जो दोनों एक ही स्थान पर हैं। तो इसको देशांतर यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे, अब आप देशांतर रेखा को समझिए। जो हमने अभी देखा, कौन सी रेखा हमने अभी देखा, ये अक्षांश रेखाएं जो इक्वेटर की समानांतर होती हैं उसको हम देशांतर अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, वो एकदम से इक्वेटर के समानांतर रहना। अब जो देशांतर रेखाएं हैं ना, ये पृथ्वी का, और जो अक्षांश रेखाएं हैं उसको इंग्लिश में हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। लेटी हुई रेखा है तो लैटिट्यूड। ठीक है, अब देशांतर रेखा जो होती है इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये आप देख रहे हैं देशांतर रेखाएं, इसका काम क्या होता है, हमारे पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट देना। इस इधर वाले हिस्से को कहते हैं कौन से, इधर वाले को कहते हैं पूर्वी देशांतर, और इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी। जैसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर, इसमें भी 0 डिग्री देशांतर होता है। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, तो ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया आपका उत्तरी यानी कि पूर्वी देशांतर, और ये वाला जो हिस्सा हो गया इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब ऐसी जो रेखाएं होती हैं ना, अब इसी रेखाओं के आधार पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ऊपर हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया क्या, साउथ पोल। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। और देशांतर यामोत्तर भी इसको कहा जाता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों को मापा जाना, प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाए। मतलब ये जो है, जैसे कि इनके बीच का जो समय होता है, इनको हम लोग सेकंड मिनट में भी डिवाइड करते हैं कि कितने मिनट गया है। जैसे सूर्य की रोशनी, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए इंडिया है। ठीक है, इंडिया में सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होता है पूर्व में, यानी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सुबह 5 बजे सूर्योदय हो रहा है। अब और ये जो हमारा है 97 डिग्री 25 जो हमारा देशांतर है,
वहाँ पर ये सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का यानी पश्चिमी छोर पे आने का सूर्योदय का 2 घंटे का समय लगता है, 2 आवर, यानी कि आपका पूरा 2 घंटे 120 मिनट का समय लगता है। तो जब ये यहाँ पास आता है ना तो 2 घंटे का समय लगता है। तो इनके बीच की दूरी को जो मापते हैं वही हमारा देशांतर अंश में मापा जाएगा, वही उसी की बात कर रहा है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच के ध्रुवों की तरफ बढ़ने और घटती है, मतलब ये एक अर्धवृत्त है और ये 2 ध्रुव आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हैं, तो इसी को हम कहते हैं देशांतर। और इनके बीच का जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि इनको टाइम के लिए मापा जाता है कि इतने मिनट है ऐसा। ध्रुवों पर शून्य हो जाता है और ये जो है ध्रुवों पर 0 हो जाएगा, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलते हैं। इनको यामोत्तर, देशांतर यामोत्तर भी कहता है। और ये सभी मतलब कि समझिएगा फिर से कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा देशांतर रेखाएं हैं। जब ये सारी देशांतर आपस में ऐसे 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 मिलती हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, यामोत्तर। उस जगह को देशांतर यामोत्तर कहेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, मतलब कि ये जो लंबाई है सबकी जो है समान रहेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे सबकी समान रहेगी। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाए, इसे यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। अब इसे यामोत्तर मतलब वही आपका देशांतर रेखाएं, तो क्योंकि ये इतनी सारी रेखाएं इस पर हैं ऐसी ऐसी, तो कौन सा बीच का हिस्सा, तो कन्फ्यूज़न हो गया था सबको। इसलिए हमारे कुछ भूगोल शास्त्री ने कहा कि जो बीच की रेखा है उसको हम एक आधार बना लेते हैं, ग्रीनविच। लंदन, ब्रिटेन, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, यहाँ से जो है इसको मापा जाएगा और ये ही सबसे बीच की रेखा होगी जिसको हम यामोत्तर कहेंगे। क्या बोलेंगे, ये सबसे प्रमुख या यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रमुख यामोत्तर रेखा कहेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहीं से स्टार्ट होगा और इसके इधर वाला हिस्सा पूर्व, इधर वाला हिस्सा पश्चिम कहलाएगा, ठीक है। यहीं से इनकी गिनती जो है शुरू हो जाएगी। यहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला भी यहीं पर आपको मिलेगा, कहाँ पर, ग्रीनविच, ठीक है ना। तो जो टाइमिंग है ना वो ग्रीनविच से लिया जाता है, इसलिए इसको 0 डिग्री देशांतर नाम दे दिएगा। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या पश्चिम तक गणना करते हैं। ये आपका देशांतर, ये आपका 0 डिग्री हो गया, जिसको हम प्रमुख यामोत्तर कहेंगे। कहाँ है, एकदम बीच में आपको डिवाइड होगा लंदन के ग्रीनविच शहर से, ठीक है। अब इसके इधर जितने भी देशांतर हैं ना वो टोटल 180 हैं, 180 हैं। और इसके इधर जितने भी देशांतर हैं ना ये भी 180 हैं, ठीक है। 180 180 टोटल कितना हो गया, 360, ठीक है। 360 यानी टोटल कितने देशांतर हैं, 360, याद रखिएगा 360। तो ये वहीं पूरा पूरा यही बोल रहा है कि 180 पश्चिम तक गणना करते हैं और प्रमुख यामोत्तर और 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देते हैं, जिसको हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश पश्चिम, पूर्व पश्चिम के लिए अक्षांश पर आपका पश्चिम का उपयोग करते हैं। ये समझिए कि यहाँ पास समझिएगा, ये हमने ये जो बताया यही है प्रमुख यामोत्तर, ठीक है ना। ये जो बीच की लाइन है इसी को बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर। यहीं पास आपको मिलेगा 0 डिग्री, यहीं पास आपको क्या मिलेगा, लंदन का ग्रीनविच शहर, ठीक है, लंदन का ग्रीनविच शहर। अब इसके इधर आप देखेंगे जितने भी देशांतर रेखाएं हैं इसको बोलेंगे कौन सी देशांतर रेखाएं, तो इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखाएं, जिनकी संख्या कितनी है, 180, ठीक है। इसके इधर अगर जाएं तो टोटल हैं 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये हो गई टोटल। तो टोटल कितनी हो गई, 360, ठीक है। टोटल पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360। और यहीं से ये एकदम प्रमुख है, यहीं से टाइम लिया जाता है। और आपको पता है हमारा इंडिया जो है यहाँ पास है, हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पास है, ठीक है। तो जब इंडिया यहाँ पास है तो यहाँ से जो इंडिया का टाइम है ना 5.5 घंटा आगे है,
5.5 घंटा जो है आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। यानी अगर यहाँ पास मान लीजिए 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पास कितने बजेंगे, 5.5 घंटा आगे का निकाल लीजिए, यानी 5:30 बजेंगे यहाँ पास। तो याद रखिएगा इस तरीके से, हम यहीं से मेन टाइम लिया गया है, ठीक है, यहीं से लिया गया है। अब आगे देखिए, यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई जो अभी मैंने आपको समझाया हुआ है। अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखाएं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब ये क्यों बनाई गई हैं, मान लीजिए आप यहाँ 30 डिग्री पर हैं और आपको यहाँ जाना है, तो आप इसी अक्षांश का सहारा लेकर के आप मैप में देख सकते हैं कि भाई ये देश यहाँ है तो ये देश यहाँ पास है। तो ये बस ये सारी की सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो सिर्फ ग्लोब पर आपको देखने को मिलेंगी किसी भी देश का पता लगाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए असम में धुबरी है जो कि 26 उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मान लीजिए ये असम हो गया, मतलब ये ग्लोब हो गया, यहाँ पर आपका असम है, ठीक है ना, जो कि ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और अक्षांश की बात करें तो ये आपका हो गया 26 उत्तरी अक्षांश यहाँ पास है, और यहीं पास आपका असम धुबरी है, ठीक है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यहाँ पास है ना, इधर आपका देशांतर हो गया और इधर आपका अक्षांश हो गया। तो ये देशांतर 90 डिग्री हो गया और अक्षांश 26 हो गया, लेकिन दोनों मिल तो रहे हैं यहाँ पे ना। तो यही वो प्लेस है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, और वो जगह कौन सी है, धुबरी। कौन सी, असम में धुबरी 26 डिग्री, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कागज के समान दूरी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। अब ये आप इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट है मैंने आपको समझा दिया इस ग्लोब पर। ये आप ग्लोब को एक बार और अच्छे समझ लीजिए। हमारा पूरा पृथ्वी है, इसमें पूरी देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक प्रमुख यामोत्तर है 0 डिग्री। इसके इधर जितनी रेखाएं हैं उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। जैसे यहाँ देखिए 30 डिग्री है, यहाँ देखिए 60 डिग्री है। ऐसे कर करके टोटल जो है आपको कितनी मिलेंगी, तो टोटल मिलेंगी आपको 300, मतलब टोटल 180 इधर, 180 इधर। इधर देखिए 40 डिग्री है, ठीक है, इधर 20 डिग्री दक्षिणी है। तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा ये मिलेगा, और ऐसे ऐसे आपके देशांतर रेखा अक्षांश रेखाएं हैं। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी इस चैप्टर में। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पास मैप दिया हुआ है जो कि उल्टा है। आप देखिए ये पूरा हिस्सा जो है, इस मैप को हम लोग सीधा करते हैं। पहले हम लोग इस मैप को समझते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि वो थोड़ा सा उल्टा है तो इसलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये पूरा आपका ग्लोब है और ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये आप देखिए यहाँ पास आपको मिलेगा क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है ना। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके इधर ये जितनी भी रेखाएं आपको यहाँ दिख रही हैं, ये ऐसे 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 बनी हुई, ये पूर्वी देशांतर, और इधर वाली हो गई आपके पश्चिमी देशांतर, ठीक है। यहीं आपको मिलेगा लंदन का ग्रीनविच, और ये हमारा यहाँ पास भारत है। यहीं यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपका पूरा हो गया। ये पूरा हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। ये यूरोप है, ठीक है, सॉरी ये अफ्रीका है। देन उसके बाद ये यूरोप है, यहाँ से आधा हिस्सा यूरोप का जाता है, और ये वाला पूरा हिस्सा जो है एशिया है। ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका है जहाँ पूरी तरीके से बर्फ़ जमा रहता है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 महासागर हैं। एक आपका ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, यहाँ पे एक दिया नहीं है, यहाँ पे एक है आर्कटिक, ठीक है ना, आर्कटिक ओशियन। यहाँ पास 4 महासागर और 4 मतलब कि पूरे महासागर हैं, और 7 जो है महाद्वीप हैं, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट ये पूरे इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं में फैले हुए हैं। ये सिर्फ ग्लोब पर है, ये ग्लोब पर इस तरीके से। ये हमारी ऐसे 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 देशांतर रेखाएं हो गई, और ऐसे 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 ऐसे
मतलब ये ऊपर वाली जो खड़ी खड़ी हैं वो देशांतर रेखाएं होंगी और ऐसे वाली जो है अक्षांश रेखाएं हो गई। ये सिर्फ ग्लोब में है, क्योंकि किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। सिर्फ ग्लोब में काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है ना। और वही हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि अक्षांश है कि भारत जो है इतने 8 डिग्री चार्ट लेकर के यहाँ तक है, ये कौन से अक्षांश पर है, या फिर कौन सा देश, कौन सा कॉन्टिनेंट कितने अक्षांश देशांतर पर स्थित, बस इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए जो है इसको हम देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं देशांतर और समय क्या है दिया हुआ है उसको देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति, ठीक है। यानी कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन किसे बताया गया? पृथ्वी, चंद्रमा और उनकी ग्रहों की गति। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है कि भाई कितनी परछाई है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के सबसे समय लंबी होती है, ठीक है। मतलब आप सूर्य की परछाई के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं, दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लंबी लंबी आपको परछाइयाँ दिखाई देंगी। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर, जिसको हम प्रमुख यामोत्तर बताए थे, जो बीच में थी, उस पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है ना। यानी सबसे ऊंचा अगर सूर्य होगा तो यहाँ पास दोपहर होगी आपको, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व घूमती है इस तरीके से, ठीक है। तो उनका ग्रीनविच समय जो है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच से आगे, ग्रीनविच से आगे इधर वाला जो समय है वो ग्रीनविच के आगे माना जाएगा, और उसके बाद इधर वाला समय ग्रीनविच के बाद का। मान लीजिए अगर यहाँ पास सुबह के 12 बज रहे हैं तो इधर से आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर वाला जो समय है रात का समय हो जाएगा। उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। लगभग पृथ्वी 24 घंटे अपने अक्ष पर 360 डिग्री इस तरीके से घूमती है, ठीक है। अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट, 15 डिग्री 1 घंटे में ना, ये क्योंकि टोटल 360 डिग्री का है, तो यह जो है 1 घंटे में इम्पॉर्टेंट है। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? तो 1 घंटे में मात्र 15 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 15 डिग्री या 4 मिनट। टाइम कितना लगता है? 4 मिनट। यानी कि हमारी पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में, एक देशांतर घूमने में कितना? 1 मिनट। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 डिग्री घूमती, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना, 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 अगर बजे हैं तो ग्रीनविच के 15 पूर्व, यानी कि ग्रीनविच 0 डिग्री पे है, तो यहाँ से आगे जाएंगे, मान लीजिए 15 डिग्री देशांतर है, तो 15 डिग्री पूर्व में कितना होगा? तो क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री घूमने पे कितने मिनट का समय लगेगा? तो हम इंटू कर देंगे, 15 × 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यानी कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा, मान लीजिए पूछ देगा कि अगर आप 0 डिग्री पर हैं और आपकी पृथ्वी यानी देशांतर जो है 30 डिग्री आगे जा रही है, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा? तो आपको क्या कर देना है? 30 × 4 कर देना है, ठीक है। तो अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा ये आगे बढ़ जाएगा, और हमारा जो भारत है ना वो 5.5 घंटे आगे है, याद रखिएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री अक्षांश पर, क्योंकि 15 × 4 करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पास आपके 1 बजेंगे, 1 घंटे का अंतराल हो जाएगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे हो जाएगा। आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पर आगे, यानी कि मान लीजिए ये जो है आपका यहाँ पास 15 डिग्री देशांतर है, तो हमने 15 × 4 किया तो कितना है? 60 मिनट। यानी यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो आगे जाएगा समय, तो यहाँ पे 1 बजेंगे, लेकिन जस्ट इसके पीछे 11 बजेंगे, ठीक है। अगर आप पीछे जाएंगे तो 11 बजेंगे, क्योंकि इधर का समय पीछे का है और इधर का समय आगे का है,
ठीक है। लेकिन ग्रीनविच पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है, यानी जस्ट पीछे जो है मध्य रात्रि। मतलब इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ग्लोब काम करता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उसी समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ठीक है, दिन के 12 बजते हैं। और इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान समन होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतर यामोत्तर सभी स्थानों पर स्थानीय मान है। आपको याद रखना है जो समय यहाँ होगा इसके आगे पूर्व में सब आगे की तरफ चलेगा समय, और इधर पीछे की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए ना हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए रात है तो अमेरिका में दिन होगा, अमेरिका में दिन है तो यहाँ पे रातें होंगी, इस तरीके से चलता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर होता है, इसलिए मानक समय जो है माना जाता है। तो अब भारत का थोड़ा सा मानक समय देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ, मतलब बहुत से देशांतर से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना थोड़ा सा कठिन होता है। और भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। मतलब ये देखिए हमारा जो भारत है 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक ये पूरा का पूरा हमारा अक्षांश मतलब देशांतर है, ठीक है ना। ये पूरा यानी ये गुजरात और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच। तो यहाँ से 68 डिग्री और 97 इसी के बीच में जो हमारा है भारत है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की रेखा कौन सी होती है? 82.5 डिग्री। इसीलिए हम भारत में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद में नैनी, ठीक है। वहीं के समय से जो वहाँ पे जो समय होगा वो हमारे पूरे भारत में वो समय होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट का अंतराल माना जाता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी भी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इसीलिए बीच का, अब ऐसा थोड़ी होगा कि मान लीजिए यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो भाई पीछे जाएंगे तो 1 बजे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। टाइम वही रहेगा क्योंकि भारत का एक मानक समय लिया गया है और वो मानक समय आपका जैसे ये है बीच का, क्योंकि 68 और 67 जिस तरीके से हमारा बीच का समय वर्ल्ड में ग्रीनविच है, जो ग्रीनविच में जो समय होगा वही समय लिया जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे भारत का मानक समय रेखा है कहाँ पास? मानक समय रेखा है आपका पूरा का पूरा 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, यानी 68 और 97 के बीच की जो होती है 82.5 डिग्री होती है ये रेखा। और जो समय इलाहाबाद के नैनी में होगा वो ही समय हमारे पूरे भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। अब देखिए तो यही सारी बातें इस पे बताई जा रही कि इस यामोत्तर रेखा को स्थानीय मानक समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया है, ये मानक यामोत्तर, ठीक है, जो भारत के बीच का देशांतर रेखा है। और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है, इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से इसको जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे है। मतलब कि अब क्योंकि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में उस समय जब यहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ दोपहर में क्रिकेट हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, यानी कि 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे रात का समय है, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम सो नहीं पाएंगे। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जान सकते हैं कि भारत इंग्लैंड के बीच समय में अंतर क्या है? क्योंकि भाई वर्ल्ड में हमने बताया था ना कि अब क्योंकि इसने क्या बोला? लंदन यहाँ पास है, ठीक है, लंदन जो है यहाँ पास है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी ना 5.5 घंटा आगे है भारत, तो भारत में जो समय होगा उसका 5.5 घंटा वो पीछे चलेंगे। तो इस तरीके से उनमें कन्वर्ट होता जाएगा। अगर यहाँ पे है, देखिए इधर
इधर का जो हिस्सा है, अगर यहाँ रात हो रही है तो इधर जो है सुबह होगा, अगर इधर सुबह हो रही है तो इधर जो है रातें होंगी। इसीलिए ये लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि भाई अब वहाँ तो रात में हो रहा है तो हम लोग तो मतलब दिन में मैच हो रहा है तो हम लोग देखते रहेंगे सारी रात और सो नहीं पाएंगे। भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ तक का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है ना। लंदन मान लीजिए दोपहर के 2 बजे है, दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? 5.5 घंटा आगे है हमारा भारत, 7:30 बजे। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग रात में सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग का मैच जो है शाम में ख़त्म होगा तो हम लोग रात हो जाएगी। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय रेखाएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे रूस काफ़ी बड़ा है तो उसमें 11 मानक समय रेखाएं हैं टोटल। कितनी? 11। हमारे भारत में तो एक ही है, ठीक है, जिसको इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक घेरता है। यानी सबसे जो बड़ा मानक समय है ना वो रशिया में है, जो कि 11 मानक समय, क्योंकि उसका एरिया भी बहुत बड़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा पूरा चैप्टर जो है कवर होता है। बिल्कुल मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।